अपने किसी कॉम्पिटिटर को केवल इस वजह से लाइटली लेना कि वो इकोनॉमिक माइट में आपसे अभी नीचे है या फिर जियोपॉलिटिकल स्टेटस में आपसे कुछ पीछे है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है किसी भी देश की स्ट्रेटजी में। हम बात कर रहे हैं इंडिया, वियतनाम, चाइना और इस जियोपॉलिटिकल मैट्रिक्स की। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता लग जाएगा कि ये चाइना +1 स्ट्रेटजी क्या है, इंडिया +2 स्ट्रेटजी क्या है, ये वियतनाम चाइना के साथ मतलब ऐसा क्या रिलेशनशिप का इसने यू कैन से एडवांटेज बना रखा है कि जो हम कह रहे थे कि +1 में तो इंडिया है, वहाँ इंडिया को काउंट नहीं किया जा रहा। क्या करना चाहिए इंडिया को? क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर कोई भी हो, आपको ध्यान रखना चाहिए दैट यू शुड बी ओपन टू द ब्रूटल ट्रुथ्स अबाउट यू एज वेल एज अदर्स। तो ऐसी कुछ सच्चाई भारत के बारे में हम उस पर भी यहां पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद होगा एक मेंस का क्वेश्चन, उसके लिए सारा कंटेंट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी लेकर जाते हैं 2016 और 2020, यानी कि 2016-20 में कुछ ऐसा हुआ जैसे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर आपको याद होगा यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा था। इस ट्रेड वॉर के बाद कई सारी यूएस और यूरोपियन कंपनीज को लगा कि अगर भाई यूएस के साथ चाइना की दुश्मनी चल रही है, और दुश्मनी भी ऐसी जिसमें कि ये जो टैरिफ्स हैं यानी कि इंपोर्ट ड्यूटीज हैं उस पर मतलब उसको इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे ट्रेड इंपैक्ट हो रहा है। तो कोई भी अपना ट्रेड इंपैक्ट कराएगा क्या? नहीं। वो सबसे पहले क्या सोचेगा कि भाई अपने नुकसान को कम करो। तो जिसके साथ यूएस का है पंगा, तो क्यों यूएस यूरोपियन कंट्रीज वहां पर करेंगे इन्वेस्टमेंट? तो ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट है उसको वहां से कहीं और ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? ले जाएंगे। फिर उसके बाद कोविड के दौरान जैसे ही कोविड से बाहर निकले तो उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक व्हाइट पेपर पेश किया। व्हाइट पेपर का मतलब होता है एक रफ ड्राफ्ट ऑफ फ्यूचर पॉलिसी। उन्होंने कहा कि हमें डाइवर्सिफाई करना होगा अपनी सप्लाई चेन को, यानी कि हमें चाइना +1 पर जाना होगा। वी कैन नॉट रिलाई फॉर आवर इंपोर्ट नीड्स ऑन चाइना। तो अब कौन था वो +1? तो भाई हम तो यही कह रहे हैं कि इंडिया इज दैट +1। अब ऐसा क्यों? तो एक तो देखो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चाइना के फेवर में नहीं थी। दूसरा, चाइना की लेबर कॉस्ट बढ़ रही है। अगर लेबर कॉस्ट बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कंपनीज वहीं तो अपनी फैक्ट्री लगाएंगी जहां पर सस्ते में मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, है कि नहीं? तो हमें लगा यार इंडिया तो अब यहां पर एडवांटेज ले लेगा। लेकिन जरा देखिए फैक्ट क्या कह रहा है। उस दौरान 59 कंपनीज ने शिफ्ट किया था, उसमें से 56 कंपनीज ने शिफ्ट किया वियतनाम में और केवल 3 कंपनीज ने शिफ्ट किया था इंडिया में। जरा एक डेटा देख लेते हैं, एप्पल को एग्जांपल ले लेते हैं। याद है आपको इंडिया में एक सेलिब्रेशन चल रहा था कि देखो अब तो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, फॉक्सकॉन ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगाया है। याद आ रहा है आपको? जरा देखना यहां पर डेटा क्या कह रहा है। एप्पल हैज मूव 5% ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईफोन 14 टू इंडिया। ये था उस समय का डेटा, 5%। और वियतनाम के बारे में देखिए, मूव 20% ऑफ आईपैड, 5% ऑफ मैकबुक, 20% ऑफ एप्पल वॉच, 65% ऑफ एयरपोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग टू वियतनाम। तो भाई साहब क्या है वियतनाम में ऐसा कि वियतनाम की तरफ चल रहा है शिफ्टिंग ज्यादा, तो एडवांटेज वियतनाम को मिल रही है ज्यादा। तो जरा समझ लेते हैं कि वियतनाम की इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है। देखिए वियतनाम के अलावा कंबोडिया, लाओस, आप ऐसे याद रख सकते हैं CLV। ये 3 नेशंस हैं जो इस +1 की रेस में इंडिया के साथ हैं। जैसे वर्ल्ड ने कहा चाइना +1, तो केवल इंडिया ही नहीं, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये तीनों भी रेस में आ गए क्योंकि तीनों में लेबर कॉस्ट जो है कम है। लेकिन इसमें वियतनाम सबसे आगे आ गया। अब ऐसा क्यों? जरा ये देखिए, चाइना के एंगल से बात करें तो चाइना में एक तो लेबर कॉस्ट तो बढ़ी रही है, प्लस एक जैसे ये हम न्यूज़ पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है हो चाइना तो यार बड़ा परेशान हो रहा होगा कि देखो इतनी सारी जो कंपनीज हैं वो अब चाइना से वियतनाम में जा रही हैं। भाई साहब खुद चाइना की कंपनीज, चाइना अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस वियतनाम में करा रहा है। तो आप कहेंगे सर ये बात समझ नहीं आई, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। एग्जाम्पल आप यूरोप एंड यूएसए का ले लीजिए ना। यूएसए, यूरोपियन कंपनीज पैसा कमा रहे हैं, जैसे एप्पल पैसा कमा रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहां करा रहा है? चाइना में करा रहा है, वियतनाम में करा रहा है, कुछ इंडिया में करा रहा है। तो इससे एप्पल को नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? अरे फायदा हुआ ना। जहां पर हो जाए चीप मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है, अल्टीमेटली प्रॉफिट तो किस तरफ आएगा? यूएसए की तरफ आएगा। तो अब चाइना कह रहा है हम भी बड़े हो गए हैं, अब हम केवल वर्ल्ड की फैक्ट्री नहीं है, अब जहां पर लगेगा कि इस काम को हम सस्ते में कहीं और से करा सकते हैं हम वहां कराएंगे। तो अब चाइना उस लेवल पे चल रहा है। प्लस
ट्रांजिशन कर रहा है अपनी इकोनॉमी को। चाइना कह रहा है अब हम हाईटेक इंडस्ट्री में जाएंगे जहां वैल्यू एडिशन ज़्यादा हो, जैसे कि सेमीकंडक्टर, एआई, डेटा मैनेजमेंट एटसेट्रा, डेटा एनालिटिक्स, मतलब सर्विसेज सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हाईटेक में। दैट इज व्हाट चाइना इज फोकसिंग अपॉन। तो ऐसे में कुछ मैन्युफैक्चरिंग अगर इधर उधर कहीं चली जाए तो दैट इज फाइन विद चाइनीज कंपनीज एज वेल। चाइना की गवर्नमेंट भी उसके लिए तैयार है, राइट, क्योंकि वो अदर एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रही है, जिसको हम हाईटेक कह रहे हैं। वियतनाम देखिए, अब वियतनाम एक तो लो कॉस्ट तो दे ही रहा है, साथ साथ में फेवरेबल बिजनेस एनवायरमेंट दे रहा है। जो एंड आएगा वीडियो का उसमें मैं इस वाले पार्ट को और एक्सपेंड करूंगा, क्योंकि हमारे लिए सीखने के लिए वहां पर बहुत कुछ है। वियतनाम की फॉरेन पॉलिसी, ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि +1 में वियतनाम आगे आ रहा है। क्यों? वियतनाम की फॉरेन पॉलिसी लाइक कि मैं सबका दोस्त हूं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। वियतनाम का खुद जो मैरिटाइम जोन है उसमें मतलब उनका कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ है, यानी कि साउथ चाइना सी में जिस एरिया को वियतनाम कहता है मेरा, उसी एरिया को चाइना भी कहता है मेरा। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वियतनाम ऐसा देश है कि उसने अपनी डिप्लोमेसी से और चाइना को कहा कि देखो आप भी सिंगल पार्टी सोशलिस्ट, मैं भी सिंगल पार्टी सोशलिस्ट, तो हमको तो मिलकर रहना चाहिए ना। तो कुछ एरिया का क्लेम ऐसा है जो चाइना ने वियतनाम के फेवर में पहले छोड़ा भी था, और अभी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको वियतनाम मैनेज करके चलता है। इसके साथ साथ यूएसए के साथ रिलेशन 2007 में ही ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए थे कि आप आइए हमारे इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपको फेवरेबल टर्म्स पर इंपोर्ट ड्यूटी रिलैक्सेशंस देंगे। तो भाई साहब, वियतनाम यूरोप के साथ भी मैनेज करके चल रहा है, आसियान देशों के साथ भी मैनेज करके चल रहा है, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, सबके साथ ही दोस्ती करके चल रहा है। तो एक तरीके से ये अब कंपनीज के लिए फायदेमंद है कि नहीं है? भाई साहब, जिसका कोई दुश्मन नहीं तो अल्टीमेटली वहां पर फैक्ट्री लगाई, तो इस जियोपॉलिटिकल जो कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब कि ये इसका दुश्मन, इस वजह से हम बैरियर्स लगा देंगे, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को नुकसान कर देंगे, वो पंगा वियतनाम के साथ तो नहीं होगा ना, कम ही चांसेस हैं। तो इस वजह से फेवरेबल डेस्टिनेशन बन जाती है। दूसरा देखिए ट्रेड एग्रीमेंट, वियतनाम कहता है कि अगर आप इंडिया में लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इंडिया के जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं इन आसियान एंड अदर कंट्रीज वो कम है इन कंपैरिजन टू वियतनाम। आप कहेंगे एग्जाम्पल लीजिए आफ्टा, आसियान फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि अगर वियतनाम में है आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी फैक्ट्री, और वहां से प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, तो आप चाहेंगे ना कि भाई सस्ते रेट पर, मतलब मुझे ज़्यादा टैक्सेस ना देने पड़े और मैं आसपास की इकोनॉमीज़ में अपना सामान बेच सकूं। अरे सीधी सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं पर ठीक लगती है जहां पर सीधे बिक जाए। तो वियतनाम कहता है हमारे पास डोमेस्टिक कंजप्शन तो है ही है, उसकी टेंशन मत लो, साथ में एक्सपोर्ट भी करा देंगे। कहीं और से आप एक्सपोर्ट करोगे आसियान देशों में, तो आसियान देश मान लीजिए आपसे ड्यूटी लेंगे से 10%, कि भाई हमारे देश में गुड्स लेकर आए हो 10% इंपोर्ट ड्यूटी दो। लेकिन क्योंकि आप वियतनाम से हैं, तो ऐसे में आपको नेग्लिजिबल इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टा एग्रीमेंट साइन कर रखा है। तो जाहिर सी बात है भाई, वो 10% इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स इन यूरोपियन कंपनीज के, यूएसए के, जो वियतनाम में मैन्युफैक्चर होकर फिलीपींस एंड अदर कंट्रीज में बिक्री होगी, तो वो तो कंपैरेटिवली सस्ते होंगे, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बच गई। और कंपैरेटिवली सस्ते होंगे मतलब वो ड्यूटी बच गई, तो बिक्री ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? बिक्री ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। ये देखिए, कोरिया के साथ, चिली के साथ कॉम्प्रहेंसिव है, फिर कोरिया के साथ, जापान के साथ। तो कहने का मतलब है ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ये भी एक बड़ा ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी बना देते हैं वियतनाम को। इसके बाद वियतनाम कहता है हमारे यहाँ प्रॉफिट कमाओ, और प्रॉफिट का ले जाना वो भी आसानी है। मतलब कि आप यहां पर जो प्रॉफिट कमाते हैं तो रिपेट्रिएशन जो है दैट इज क्वाइट इजी। इसके अलावा जो वियतनाम की जो करेंसी है इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज, उसमें फ्लक्चुएशन जो है वो कम है। अगर फ्लक्चुएशन कम है तो मुझे बताइए इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक एश्योरिटी होगी कि नहीं होगी? एश्योरिटी होगी। तो ये एडवांटेज ले रहा है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सेमीकंडक्टर में चाइना, मतलब चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग में जैसे फोकस कर रहा था, वियतनाम ने कहा अच्छा जिस तरफ चाइना फोकस कर रहा है क्यों ना हम भी उसी तरफ फोकस करें। तो इन्होंने इस वाले सेक्टर में, यानी कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में पहले से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था, जिसमें इंडिया की एंट्री हम अब देख रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इंडिया ने मतलब स्टार्टिंग, मतलब 1990s में भी कोशिश की थी वाया पीएसयू के थ्रू सेमीकंडक्टर में आने की, बट वहां पर वो फिजिबल नहीं हो पाया था, तो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के थ्रू किया था। गवर्नमेंट इंसेंटिव मिल रहा है वियतनाम में। एग्जाम्पल, आप बोइंग का तो नाम आपने सुना होगा, बोइंग एयरबस एरोप्लेन बनाती है, दुनिया भर की एयरलाइंस इनसे
ये खरीदती हैं एयरप्लेन्स, और इनके कंपोनेंट कौन बना रहा है? फॉर एग्जांपल ये यूएसए ने एक बम्पर इन्वेस्टमेंट किया है वियतनाम में, लेकिन क्यों किया है? वियतनाम की गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ऐसी ये डच चिप मेकिंग कंपनी, इसने वियतनाम में इन्वेस्टमेंट किया है, तो यानी कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव दे रही है फॉरेन कंपनीज को टू इन्वेस्ट इन हाईटेक सेक्टर्स इन वियतनाम। डोमेस्टिक तो है ही और एक्सपोर्ट है, ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब देखिए जियोपॉलिटिक्स वाला एंगल, यूएस का चिप्स एक्ट याद है आपको? यानी कि यूएस ने कहा कि यूएस की कंपनीज, फॉर एग्जांपल इंटेल, आप अपनी एक पर्टिकुलर कैटेगरी से ऊपर की जो टेक्नोलॉजी है वो आप चाइना को देंगे ही नहीं, चाइना को दे ही नहीं सकते। तो आप खुद ही सोचो, अगर चाइना में कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको उस चिप टेक्नोलॉजी को की ज़रूरत है, चाइना में रहेंगे तो नहीं मिल पाएगी, बराबर में वियतनाम में चले जाएंगे तो मिल जाएगी। तो भाई साहब मज़े किसके आए? वियतनाम के आए। तो वियतनाम को इसका भी बेनिफिट मिल गया कि ठीक है लड़ो तुम आपस में। बेनिफिट किसका हो रहा है? वियतनाम का हो रहा है। ये देखिए यूएस ने $280 बिलियन का अलग से इंसेंटिव पैकेज डिक्लेयर किया था आफ्टर दिस चिप्स एक्ट, कि अगर आप रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में करेंगे तो आपको इतना कुछ बेनिफिट वो देंगे। तो लेकिन इस पूरी दौड़ में वियतनाम को बेनिफिट मिल गया क्योंकि शॉर्ट टर्म बेनिफिट इनको हुआ। नाउ ये देखिए जापान भी कर रहा था, जापान ने पैकेज दिया डीकपलिंग करो। डीकपलिंग का मतलब होता है कि जापानीज कंपनीज भी अपने कितने सारे इनपुट गुड्स के लिए, यानी कि अगर आपको कुछ फाइनल मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है ना, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो चाइना से आ रहे थे। तो जापान ने कहा कि भाई जापानीज कंपनीज, अगर आप चाइना पर अपनी डिपेंडेंस को घटाओगे तो इस डीकपलिंग के लिए हम आपको देंगे इंसेंटिव। तो ऐसे उन्होंने कहा ठीक है डीकपलिंग करनी है चाइना से, तो कहाँ चले जाते हैं? वियतनाम। कनाडा ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे सर कनाडा का नाम मत लीजिए। अरे भाई साहब सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन जो नेशन के इंटरेस्ट है वो वैसे ही बने रहते हैं। यानी कि कनाडा की इकोनॉमी के लिए भी ज़रूरी है कि वो चाइना को काउंटर बैलेंस करे। तो अगर वो काउंटर बैलेंस करेगा तो भाई साहब हमारा भी फायदा है, वियतनाम का भी फायदा है। तो वियतनाम को ये बेनिफिट हो रहा है कि करो आप काउंटर। तो इस बहाने चाइना की कंपनीज को अगर कनाडा, फॉर एग्जांपल हुआवे, याद है आपको हुआवे पर बैन लग गया था कनाडा में। यूएस कनाडा दोनों मिलकर चाइनीज कंपनीज पर मतलब ब्लेम लगा रहे थे। हो सकता है सच्ची बात हो कि भाई आप इन कंपनीज के थ्रू डेटा ट्रैक कर रहे हो हमारे सिटीजन्स का, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का इंटरवेंशन है। तो ये इसका बेनिफिट भी मिल रहा है वियतनाम को कि ठीक है भाई तुम्हारे आरोप प्रत्यारोप में हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, हमारे यहाँ सेफ है। चाइना इंश्योर कर रहा है कि भाई जो वो चाइना खुद चाह रहा है, चाइना देख रहा है कि यार साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, हर जगह से एक एनसर्कलिंग हो रही है यूरोपियन, यूएस एंड अदर पावर्स की मिलकर। जैसे आपने सुना होगा क्वाड के बारे में, स्क्वाड के बारे में, है ना, I2U2, वहाँ पर भी हम चाइना को काउंटर करने का प्लान कर रहे हैं। तो चाइना इज़ लाइक कि ठीक है अब इनर्स मतलब जो अपनी इकोनॉमी के अंदर जो सर्कुलेशन है गुड्स का उसको बढ़ाते हैं, अपनी पॉपुलेशन की इनकम को बढ़ाते हैं, जिससे डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ेगी। अब हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी वो केवल एक्सपोर्ट लेड नहीं होगी। पहले तो क्या है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वहीं से पैसा आता है, वहीं से फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, तो चाइना अमीर हो जाता है। लेकिन अभी चाइना अपनी डिपेंडेंस को भी कम करने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है नाउ अब इंडिया से कंपेयर करते हैं। कोविड के बाद अगर मैं जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करूं तो इंडिया की ग्रोथ रेट वियतनाम से काफ़ी आगे है। तो आप कहेंगे कि सर अगर कोई इन्वेस्टर है और वो दो देशों में कंपेयर कर रहा है कि कहाँ पैसा लगाऊं, तो जिस इकोनॉमी की ग्रोथ रेट ज़्यादा वहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये आपकी सोच है। जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना वो और पैरामीटर्स को भी देखता है। जैसे उसने देखा कि यार इंडिया में जो कोविड के बाद एकदम से रिकवरी हुई थी, उस रिकवरी का एक बड़ा रीज़न था गवर्नमेंट स्पेंडिंग। याद है आपको, गवर्नमेंट ने मनरेगा के थ्रू स्पेंडिंग को इंक्रीज किया था, जिससे रूरल सेक्टर में यानी कि गांव वाले इलाकों में आपके जेब में पैसा आया। जैसे ही पैसा आया तो मुझे बताइए ज़्यादा खरीदारी करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई पैसा अगर सरकार अब सब्सिडीज़ के थ्रू आपके बैंक में डाल रही है तो आप ज़्यादा खरीदारी करेंगे, और ज़्यादा खरीदारी करेंगे तो मुझे बताइए जो मैन्युफैक्चरर है उन चीज़ों का जिसको आप खरीद रहे हो, भाई साहब वो भी तो अपनी फैक्ट्री चलाएगा, और वो अपनी फैक्ट्री चलाएगा तो जॉब भी दोबारा से रिवाइव हो जाएंगी। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी थी पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए। तो इन्वेस्टर्स भी इस चीज को देख रहे थे कि भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग और कंजप्शन रीजन था इंडिया की इस रैपिड रिकवरी का। लेकिन अगर वियतनाम की रिकवरी की बात करें या वियतनाम की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें जो प्राइवेट कैपिटल है वो की रोल निभा रही है, इसका जो एक्सपोर्ट है वो की रोल निभा रहा है। तो केवल जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं भाई साहब, कैसे हो रहा है ये भी देखना होता है।
अभी मैं और कंपैरिजन भी करूंगा, बता दूं आपको, यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, और क्या है भाई वियतनाम में ऐसा? वियतनाम में सिंगल पार्टी, जैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है ना, सिंगल पार्टी डोमिनेंस इन चाइना, ऐसे ही वियतनाम में। तो आप कहेंगे सर ये तो अच्छी बात माने क्या इसको? अच्छी बात है ये। आप कहेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इस वजह से, अगर इस पार्टी ने ठाना है कि भाई ये पॉलिसी रहेगी 10 सालों के लिए, तो अब कोई डर नहीं है इन्वेस्टर्स को कि यार 5 साल में इलेक्शन होने वाले हैं, फिर पता नहीं दूसरी सरकार बन जाएगी, वो शायद पुरानी पॉलिसी को बंद कर दे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं होगी, एक एश्योरिटी रहेगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी एप्लीकेशन रहेगा। तो एक ये भी बात है। इंडिया में आपको पता है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, एक कंपटीशन है, राइट? तो ये एक फैक्टर बताया जाता है। फिर हमारे यहाँ है फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि सेंटर और स्टेट को भी ऑटोनॉमी मिली हुई है रिगार्डिंग सर्टेन लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची, उसमें लैंड को एक्वायर करने की बात करें तो मुझे बताइए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वादा कर भी दे दुनिया भर की कंपनी से कि आइए आप यहां पर फैक्ट्री लगाइए, तो भाई साहब जमीन कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेशन के बिना आप जमीन दे सकते हैं क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है क्या? नहीं, आपको स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो कई सारी कंपनीज को लगता है ये बड़ा पंगे वाली बात है कि यहां पर स्टेट गवर्नमेंट एक्विजिशन कराएगी, उसमें भी कौन सी पार्टी पावर में है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये सब मतलब इश्यूज हैं, ऐसा उनको लगता है। कंपैरेटिव एडवांटेज वहां पर वियतनाम ले जाता है। ये देखिए, अब आप कहेंगे सर ये तो सर हमें लग रहा है बेनिफिट वाली बात है। मतलब अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट के परसेंटेज को कंपेयर करें तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज ज़्यादा, वियतनाम में कम। तो आप कहेंगे बेनिफिट कैसे? अरे कुछ लोगों ने कहा कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ ज़्यादा, मतलब परसेंटेज ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड, तो भाई बाहर से जो इन्वेस्टर आएगा उसको रेडी लोग मिल जाएंगे एम्प्लॉय करने के लिए। अगर अनएम्प्लॉयड लोग ही कम हैं तो अगर मैं नई यूनिट्स लगा रहा हूँ तो मुझे ढूंढने पड़ेंगे लोग, ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और फैक्टर है यहाँ पर भी। फैक्टर क्या है कि भाई इंडिया में ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कंपेरिजन टू वियतनाम, लोग हैं अवेलेबल, ठीक है भाई नौकरी पर लगा लो, लेकिन डेटा ये कहता है कि मोस्ट ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयबल। मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स नहीं है जो मार्केट में चाहिए, जिसकी वजह से उनको नौकरी मिले, उन स्किल्स की कमी है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। अब ये देखिए 85% के आसपास ऐसे लोग हैं जो लेबर फोर्स में हैं, वो कौन से सेक्टर्स में, जैसे रिटेल है, फूड एंड बेवरेज है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी। लेकिन अगर वियतनाम की बात करें तो इनका ऑफिशियल डेटा हमें बता रहा है कि करीब 55% के आसपास ऐसे लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में हैं। तो यानी कि अगर इंडिया को मेक इन इंडिया के सपने को रियलाइज करना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग पावर बनना है, तो भाई साहब फिर तो हमें टोटल परसेंटेज ऑफ पीपल एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग वो तो ज़्यादा दिखने चाहिए ना। तो उस पर अभी हमें काम करने की ज़रूरत है। वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में पहले से जाना जाता है, इन्होंने पहले से काम इस पर करना स्टार्ट कर दिया था, हमने अभी इस पर थोड़ा और ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करी है। अब इंडिया यूएस का जो रिलेशनशिप है और वियतनाम यूएस का रिलेशनशिप है, ये भी एक फैक्टर है। कारण देखिए, कुछ भी कह लें, यूएस को कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन एक बात तो तय है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर II वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि 1945 ऑनवर्ड्स जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बने, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, या 1995 में WTO, उसमें की रोल यूएसए का रहा है कि नहीं रहा है? इंटरनेशनल करेंसी के स्फेयर में यूएस डॉलर डोमिनेट करता है कि नहीं करता है? करता है। तो जिसकी इसके साथ रिलेशनशिप अच्छी, जिसकी इसके साथ फेवरेबल ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसकी कंपनियां वहां पर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा सही समझेंगी। तो इन्होंने 2007 में एग्रीमेंट कर लिया था। अगर मैं इंडिया यूएस के रिलेशनशिप की बात करूं, जो मैं अलग से आपको पढ़ाता भी हूं IR में, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि देखो जो मनमोहन सिंह जी वाला पीरियड था, उसमें वो जो 1, 2, 3 एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, उसके बाद से इंडिया यूएस के रिलेशनशिप को में थोड़ा इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हुआ। फिर 2014 ऑनवर्ड्स हमने ओबामा, ट्रम्प, बाइडेन, इन तीनों फेज में हमने देखा कि हमारे रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत होते चले गए। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज तो वियतनाम को मिल गई ना। अब इंडिया के लिए क्या हिंड्रेंसेज हैं, ये देखिए, करीब 10% के आसपास ऑन एन एवरेज इंपोर्ट ड्यूटी लगती है अगर आप बाहर से यहां पर इंपोर्ट कर रहे हो। एवरेज हम मानकर चल रहे हैं, वैसे वो गुड्स टू गुड्स डिपेंड भी करती है। लेकिन वियतनाम की बात करें, वियतनाम में कम है। तो मतलब अगर आपको यहां पर अपनी फैक्ट्री लगानी है,
अब ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे कंपोनेंट आप इंडिया में बना लोगे। अगर कुछ कंपोनेंट आपको सस्ते में कहीं और से मिल रहे हैं तो भाई बिजनेस ये कहता है प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप कुछ चीजें वहां से ले लो, कुछ यहां पर मैन्युफैक्चर करो, जोड़ो और फिर बेचो, तभी तो ये फैक्ट्री सस्टेन कर पाएगी। तो इसके लिए आपको इंपोर्ट ड्यूटी कम चाहिए, लेकिन इंडिया में कंपैरेटिवली इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा है। तो वियतनाम इसका भी एडवांटेज दे रहा है, वियतनाम में ऑन एन एवरेज 5%, तो इसका एडवांटेज तो हो ही गया। इसके बाद ये देखिए सैमसंग, मोटरोला, इनके कहने पर इंडिया ने भी रेशनलाइज किया था, जैसे 15% से 10% किया, तो इससे इनको भी बेनिफिट हुआ, राइट। हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा, तो यानी कि इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। लेकिन केवल इंपोर्ट ड्यूटी ही काफ़ी नहीं है, हमें इस पूरी साइकिल पर काम करना होगा। यानी कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करना होगा, यानी कि हमारे यहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट करना आसान हो, फिर लोकेशन मिलना यानी कि लैंड एक्वायर करना आसान हो, फाइनेंस मिलना आसान हो, उसके बाद जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, प्लस अगर आपने जो मैन्युफैक्चर कर दिया उसको बाहर भेज पाना, या बाहर से जो ला रहे हो उसको कम समय में अपनी फैक्ट्री तक ला पाना, यानी कि लॉजिस्टिक्स में हमें काम करना पड़ेगा। और जो अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट है, यानी कि जो आपकी टैक्स है, परमिट्स हैं, उन सबको आसान करना पड़ेगा। तो इस पूरी साइकिल में हमें काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम वियतनाम जैसे देशों को कंपीट कर पाएंगे और China+1 में वो 1 बन पाएंगे कि दुनिया इंडिया पर फोकस करे। ये देखिए लॉजिस्टिक्स में, जैसे एक रफ डेटा बता देता हूं, कहा जाता है कि अगर कोई सिंगापुर के पोर्ट पर सामान आता है, यानी कि कोई कार्गो आ रहा है, तो करीब 8 घंटे में अनलोड होकर वो ट्रक्स पे आएगा और फैक्ट्री की तरफ चला जाएगा। जबकि इंडिया के केस में कहा गया कि वो कुछ दिन लग जाते हैं, राइट, हमारे पोर्ट्स पर, कस्टम्स एटसेट्रा, तो हमें उसको भी रिड्यूस करना होगा। अब बात आती है फाइनली, क्या वाकई वियतनाम चाइना को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा? देखो यार, कंप्लीटली तो ज़्यादा बड़ी बात हो गई, क्योंकि अभी भी हमें पता है कि चाइना ने जितना पैसा कमाया है, जो फॉरेन रिजर्व उसने बनाया है, तो उसके बाद उसने डीप नेटवर्क्स बना लिए हैं, सप्लाई चेन लिंकेजेस बना ली हैं इन डिफरेंट नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन हाँ, क्योंकि एक दिन में नहीं रिप्लेसमेंट होता, अगर कोई हम नेशंस का डिक्लाइन भी देखते हैं, दूसरे नेशंस का सर्च भी देखते हैं, इतिहास हमें ये सिखाता है इट टेक्स सर्टेन ईयर्स। तो उसमें हाँ, वियतनाम उस रेस में है, बट वियतनाम के पास पूरी कैपेबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में इंडिया के पास ये मौका है कि हम इन पॉइंट्स पर काम करें, और तभी हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर पाएंगे, इस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे। इंडिया को चाहिए India+2 स्ट्रेटजी, मतलब इंडिया को China+1 के बारे में क्यों सोच रहे हैं कि 1 दूसरा हमें समझें? अरे India+2, यानी कि अगर आप में काबिलियत है, इफ यू कैन डिलीवर प्रॉफिट्स टू द वर्ल्ड, प्रोस्पेरिटी टू द वर्ल्ड, देन वर्ल्ड विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो आपको 2 एरियाज पर फोकस करना पड़ेगा, एक तो है आसियान वाला एरिया और दूसरा है आपका मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका वाला एरिया, जिसको हम कहते हैं मेना रीजन, यानी कि मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। क्यों? एनर्जी रिच रीजन भी है, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई भी करना चाह रहा है, और इंडिया के पास वो है कि वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए मार्केट लिंकेज कर सके, मैन्युफैक्चरिंग कर सके, तो उसको हमें करना पड़ेगा। क्या इंडिया इस दिशा में कुछ कर रहा है? कर तो रहे हैं, जैसे यूएई के साथ सेपा हमने साइन किया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। भाई यूएई, आपको हम ट्रांसशिपमेंट हब बनाकर अब अफ्रीका तक अपने व्यापार को एक्सपेंड कर पाएंगे। तो वी आर टेकिंग स्टेप्स, बट वी नीड टू बी ब्रूटली, और यू कैन से, मतलब we have to go all in the game, because in geopolitics if others are working better than you, faster than you, then they will take advantage, right? तो हमें इस पर फोकस करना पड़ेगा। तो वे फॉरवर्ड यही बताया मैंने आपको, मिडिल ईस्ट, India+2, राइट। तो मुझे लग रहा है अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, राइट। अगर सब कुछ हो गया क्लियर, जस्ट मेंशन अल्ट्रा क्लियर या वाह इन कमेंट्स, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। आप कुछ नए टॉपिक पर थोड़ा डीपर एनालिसिस चाहते हैं तो यू कैन जस्ट मेंशन द टॉपिक इन कमेंट्स एज वेल और शूट मैसेज हियर। ये क्वेश्चन देखिए आज का, डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इमर्जिंग फॉर इंडिया इन China+1 स्ट्रेटजी।